हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और तिरंगा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक ब्रह्मांड का अपराधी। संजय गुप्ता पेश करते हैं ब्रह्मांड का अपराधी। किसी आम आदमी के लिए शहर का एक ही महत्व होता है, वह जगह जहाँ उसका घर है और जहाँ वह जंगलों और गांवों से ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। लेकिन किसी असाधारण आदमी के लिए शहर का मतलब है वह जगह जहाँ लाखों इंसानों का घर है और हर घर सुरक्षित रहे। ये उसकी जिम्मेदारी है और ऐसा ही एक शख्स है, परमाणु। और इस समय परमाणु अपनी जिम्मेदारी को निभाने निकला है, क्योंकि शहर में एक बड़े खतरे के रूप में मौजूद है जुगनू। मेरा शरीर जब बुझता है तो रात का अंधेरा छाता है, और जब जलता है तो छाता है मौत का अंधेरा। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। उफ। जैसे ही उसका शरीर चमकता है, वैसे ही उसके शरीर से विध्वंसकारी रोशनी निकलती है। उसकी खतरनाक रोशनी सचमुच यहाँ मौत का अंधकार फैला देगी। इससे बचना है तो भागो। ब्रूम। भागकर जुगनू की रोशनी से नहीं बच सकते। बच सकते हैं अगर बचाने परमाणु आए तो। इसके बारे में सूचना पाकर सही समय पर पहुंचा। तू आ गया परमाणु, मैं जानता था तू आएगा। ओह, यानी तूने यहाँ जो भी किया मुझे बुलाने के लिए किया। यह तूने अच्छा नहीं किया। वार करने के लिए परमाणु तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वार करता किस पर। जुगनू वहाँ था का। अरे वह तो बुझकर अंधेरे में गायब हो गया। ऐसा ही होता है, जुगनू बुझकर अंधेरे में गायब हो जाता है, लेकिन जल्दी फिर चमकता है। ओ, तबाही की रोशनी करने के लिए। ओह, बाल बाल बचा। कब तक बचेगा। वह और भी खतरनाक होता जा रहा है। उसे जल्दी बेबस करना होगा। ओह, परमाणु रस्सी से ये काम नहीं होने वाला। कुछ और करना होगा। यह तरीका भी बेकार गया। अब मेरे पास एक ही तरीका बचा है कि मैं उस पर अपने परमाणु छल्लों का प्रयोग करूं। इधर परमाणु की छाती से परमाणु छल्ले छूटे, उधर जुगनू गायब हो गया। लेकिन जो परमाणु छल्ले छूट चुके थे, उन्होंने अपना निशाना तो किसी न किसी को बनाना ही था। भड़ाम भड़ाम। ओह। और परमाणु छल्ले छोड़ परमाणु, यही तो मैं चाहता हूँ। ओह, मेरे परमाणु छल्ले छोड़ते ही वह एक बार फिर गायब हो गया। ब्रूम। इस तरह तो वो मेरे परमाणु छल्ले से पूरे शहर को तबाह करवा देगा। और शायद इसका मकसद भी यही है। मुझे एक बार फिर अपना पैंतरा बदलना होगा, और उसके लिए मुझे अपने आप को छोटा करना होगा। इतना छोटा कि मैं भी जुगनू को नज़र ना हूँ। अरे परमाणु कहाँ गया। अभी तो यहीं था। मैं अभी भी यहीं हूँ, छोटा होगा तुझ पर वार करने के लिए। जुगनू को समझ पाता, उससे पहले ही बेहोशी ने उसे अपने दामन में समेट लिया था। जुगनू पकड़ा गया। मैं जानता था ऐसे ही होगा, लेकिन पकड़े जाने से पहले जुगनू ने वह काम कर दिया जो उसे सौंपा गया था। आप किस काम की बात कर रहे हैं बॉस। पता चल जाएगा जल्दी। सारी दुनिया के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा। फिलहाल सब कुछ भूलकर दिल्ली के सबसे बड़े बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर कंसल बिल्डर्स को फ़ोन मिलाओ और उससे मेरी बात करवाओ। कंसल बिल्डर्स। आपका फ़ोन मिलते ही मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। लेकिन सॉरी सर, मैं उस वकील का नाम भूल गया था जिससे मिलने के लिए आपने बोला था। क्या नाम बताया था आपने उसका। सत्य प्रकाश। एडवोकेट सत्य प्रकाश। मालॉर्ड, यह सही है कि देश की रक्षा के लिए परमाणु जैसे सुपर हीरो की ज़रूरत है। जुगनू जैसे अपराधियों से लड़ने के लिए परमाणु जैसा क्राइम फाइटर चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि देश की सेवा करते हुए परमाणु आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाए, उसके कारनामों, उसकी पावर से लोगों की जान पर बनाए। इस बात को साबित करने को तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है। यस योर ऑनर, एक नहीं कई सबूत है। सबसे पहला सबूत है मेरे क्लाइंट कंसल बिल्डर्स की वे 7 मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है जिनको भारी क्षति पहुंची है। और दूसरा सबूत है वह ऐतिहासिक इमारत जो परमाणु के वारों से पूरी तरह ढह चुकी है। और ये सब हुआ उन घातक परमाणु छलनों की वजह से जिन्हें छोड़ने वाला था परमाणु। अपनी सफाई में तुम कुछ कहना चाहते हो परमाणु। जज साहब, मेरा निशाना वो इमारतें नहीं थी, बल्कि जुगनू नामक वह अपराधी था जिसे अगर मैं अपना निशाना नहीं बनाता तो वह पूरे शहर को तबाह कर सकता था। फिर भी मेरे परमाणु छल्लों की वजह से जो नुकसान हुआ है, मुझे उसका खेद है। किसी भी जा किसी की जान जाने पर भी आपको इतना ही खेद होता मिस्टर परमाणु। क्या मतलब। मतलब ये कि जिन इमारतों को तुम्हारे परमाणु छल्लों से नुकसान पहुंचा, अगर उनमें सैकड़ों लोग होते तो क्या उन सबकी जानें नहीं चली गई होती। बोलिए। परमाणु से कुछ बोलते ना बना, जबकि वकील सत्यप्रकाश अभी भी बोले जा रहा था। मिस्टर परमाणु की चुप्पी इस बात की गवाह है जज साहब कि मेरी दलीलों का परमाणु के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं अदालत से अपील करूंगा कि अदालत परमाणु के संबंध में अपने विवेकानुसार ऐसा फैसला करे जो जनहित में हो,
और आम आदमी को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और ये फैसला वकील सत्यप्रकाश की दलीलों ने अदालत को सोचने और ये फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर दिया। तुम जमीन पर अपनी घातक शक्तियों का प्रयोग नहीं करोगे परमाणु। अदालत का यह आदेश न मानने पर तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बेचारा परमाणु, उसके खिलाफ अदालत को यह फैसला सुनाना ही था, क्योंकि सत्यप्रकाश जी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि परमाणु के साथ जो हो रहा है वह गलत हो रहा है। क्या सोचने लगे भारत? अदालत से बाहर नहीं चलना क्या? चलना क्यों नहीं है सर? आप चलिए, मैं किताबें समेट कर लाता हूँ। कहीं ये सब किसी ऐसी साजिश का हिस्सा तो नहीं जिसमें परमाणु का शिकार और मेरे सीनियर वकील सत्यप्रकाश को मुहरा बनाया जा रहा है? मुझे पता करना होगा आज ही। भारत जैसे देशभक्त नौजवान के लिए आज ही का मतलब होता है आने वाली रात, क्योंकि जैसे ही रात होती है वैसे ही भारत के जिस्म पर होता है वह तिरंगी लिबास जो उसे भारत से बनाता है, तिरंगा। लेकिन रात होने पर दिल्ली में सिर्फ तिरंगा ही नहीं, परमाणु भी दिखता है। कुछ लोगों की आंखें परमाणु को देखने के लिए ही बेताब थी। वह आकाश में नजर आ रहा है, अभी ज़मीन पर नजर आएगा। पुम, उफ, धड़ाम। नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद अभी परमाणु संभला भी नहीं था कि घेर लिया गया। आंखें उठा परमाणु और देख चारों तरफ खड़े अपनी मौत के दूतों को। नहीं देखता? मत देख, जा ऐसे ही मौत के मुंह में खटाक। उफ, खतरे को भाप कर सही समय पर ट्रांसमिट हुआ, नहीं तो भेजा उड़ गया होता। अब मुझे इनके मंसूबे के परखच्चे उड़ाने हैं, और इसके लिए सबसे पहले मुझे इनके हाथों से इनके हथियार उड़ाने, और ये काम मेरे परमाणु छल्ले चिप करेंगे। नहीं, मैं इस समय ज़मीन पर हूँ और ज़मीन पर मेरे परमाणु छल्ले बहन है, इसलिए मुझे ये काम करने के लिए अपनी परमाणु रस्सी छोड़ने वाली पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब मुझे इस्तेमाल करनी है अपनी उड़ने की पावर, जिससे मैं उन पर तेजी से और जमकर ला धड़ाक घूसे बरसा दूं। इस तरह मुझसे नहीं निपट पाएंगे। कोई बात नहीं, इससे निपटने का दूसरा तरीका भी हमारे पास। जैसे ही उस हमलावर ने अपना तरीका अपनाया वैसे ही परिणाम सामने आया। ओ ये क्या, मैं उड़ते उड़ते अचानक नीचे गिर क्यों गया? क्या हुआ मेरी उड़ने की पावर को? बेकार हो गई मेरी उड़ने की पावर, बेकार हो गई। ओह, परमाणु रस्सियाँ भी नहीं छूट पा रही हैं, मैं छोटा भी नहीं हो पा रहा हूँ। उफ, अपनी परमाणु शक्तियों को भूल जा परमाणु, और सिर्फ अपने इष्ट देव को याद कर, क्योंकि कुछ देर में ही तू उसी के पास जाने वाला है। ओह, ना जाने कैसे मेरी सभी पावर्स बेकार हो चुकी हैं। अब मेरे पास सिर्फ एक पावर बची है, शारीरिक पावर, और इस पावर का इस्तेमाल मुझे तब तक करते रहना है जब तक दम में दम है। मुकाबला दम और दमदार आधुनिक साधनों से था, जिसका यह अंजाम होना ही था। आखिर तू मैग्नेटिक तरंगों के जाल में फंस ही गया परमाणु। इसी के साथ तेरे शरीर की हलचल कुछ देर के लिए बंद हो गई। अब शुरू होता है तेरी सांसों के बंद होने का खेल, और उसमें यह गहरा गड्ढा गहरी भूमिका निभाएगा, क्योंकि इस गड्ढे में तू दफन होगा। उफ, मैं गहरे गड्ढे में गिरा, अब मैं इसमें दफन होकर रह जाऊंगा, क्योंकि इस हालत में मेरा हिलडुल पाना भी असंभव है। ओह, मुझे दफन करने के लिए उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। अरे ये क्या हुआ? वे सभी अचानक ऐसे चीखते हुए पीछे जाग रहे जैसे उन्हें किसी तूफान ने उठाकर पीछे फेंक दिया हो। सचमुच वह तूफान ही था, और उस तूफान का नाम था तिरंगा। हाँ, और तिरंगा के आने का मतलब होता है तुम जैसों का बेहोशी की ऐसी नींद सो जाना जो पुलिस कस्टडी में जाकर ही टूटती है। इसे भी परमाणु की तरह जाम करना होगा। कैसे करेगा? तेरे हाथ में जाम करने वाली गन कहाँ है? मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। चबा सकता है, लेकिन किसी को कच्चा या पक्का चबाने के लिए दांत चाहिए होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस वार के बाद तेरे दांत सही सलामत रह पाएंगे। धाड़, कड़ा, आओ। बचेगा तो बचेगा तो तू अब भी नहीं तिरंगा। साय, मुझे मारने की कोशिश में उस बेचारे ने तो सिर्फ अपने दांत तोड़वाए, तुम हड्डियां तोड़वाओगे? जल्दी। कोई भी अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं था। और तिरंगा, बाहर आओ परमाणु। इस गड्ढे में ये भाई लोग आराम करेंगे तब तक, जब तक उन्हें लेने के लिए पुलिस यहाँ नहीं पहुँच जाती। अब तक परमाणु का शरीर सामान्य हो चुका था। थैंक यू तिरंगा, तुम सही समय पर मुझे बचाने आ पहुँचे। मुझे पहले से पता था कि तुम पर ऐसा कोई हमला होगा, क्योंकि मुझे शक था कि तुम पर ऐसा ही हमला करवाने के लिए किसी ने तुम्हारी घातक शक्तियों को ज़मीन पर इस्तेमाल करने पर बैन लगवाया है। तुम्हारी बात में दम तो है तिरंगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं ज़मीन पर कोई घातक वार नहीं कर सकता। उसका फ़ायदा उठाकर किसी ने खास इस स्थान पर मेरी बाकी पावर्स को जाम करने का इंतज़ाम करके मुझे मरवा डालने की कोशिश की। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा किसने किया होगा? मेरे हज़ारों दुश्मन हैं, कोई भी ऐसी कोशिश कर सकता है। मुझ पर हमला करने वाले शायद बता पाएँ। मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। तुम्हारा वह दुश्मन जो भी है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है।
वह यह भी जानता होगा कि तुम हमलावरों को अपने काबू में भी कर सकते हो, इसलिए उसने इसका ज़रूर इंतज़ाम किया होगा कि तुम्हारे काबू में आने के बाद वे तुम्हें उसके बारे में कुछ ना बता सके। परमाणु को भी ये बात जल्दी ही पता चल गई। तुम्हारा कहना सही निकला तिरंगा, उनमें से कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। अब उसके पास तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ रास्ते बनाए जाते हैं। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले तक पहुंचने का रास्ता भी बनाना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि वह रास्ता बहुत जल्दी बनेगा। षड्यंत्र रचने वाले को इसकी ज़रा भी चिंता नहीं थी, उसे तो सिर्फ एक ही चिंता थी, परमाणु बच गया। मेरे इतने मजबूत जाल में फंसकर भी परमाणु बच गया, और ऐसा तिरंगा की मदद से हो पाया। और अब जब तिरंगा भी परमाणु की मदद को आ गया है, तो अब परमाणु को ख़त्म करने के लिए कुछ और सोचना होगा। और अब कुछ ऐसा ज़बरदस्त होना चाहिए कि तिरंगा ही क्या, परमाणु की मदद करने उसके भगवान भी आ जाए तो परमाणु ना बच सके। और ऐसा करने के लिए मुझे एक आदमी की मदद लेनी होगी, जिसका नाम है, नहीं, इस तरह मैं उसका नाम नहीं ले सकता। जल्दी सारी दुनिया जान जाएगी कि वह कौन है। निश्चय ही दिल्ली पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, और दिल्ली के रक्षकों को इसकी खबर नहीं थी। एक अपने फ़र्ज़ को निभाने में व्यस्त था, और एक अपनी जिम्मेदारियों को। 9:30 बज चुके हैं ज्योति, और अभी तक तुम्हारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई। मैं लेट हो रहा हूँ। बस 10 मिनट और। वैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी घर जाकर तुम्हें करना क्या है। सारी रात तुम्हारी है, कभी भी घर चले जाना। बेवकूफ़ लड़की, तुझे पता नहीं, मेरा असली काम रात में ही शुरू होता है, तिरंगा के रूप में। यम। अरे, ये का एक तेज शोर कैसा? भारत की नहीं, सभी की निगाहें उस शोर का कारण जानने के लिए उठ गई। यम। और जब कारण सामने आया तो वे निगाहें आश्चर्य से फटने को आतुर हो गई। ओ नो, ये क्या है? कौन है ये? मुझे तो ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लगता है जो हमारी पृथ्वी पर आ गया है। बिल्कुल सही, उसकी वेशभूषा, उसकी शारीरिक बनावट तो यही कह रही है, ये एलियन ही है। लेकिन ये धरती पर करने क्या आया है? जवाब एक दिल दहला देने वाले रूप में हाजिर था। ओ नो, इसने तो हमला करना शुरू कर दिया। ये एलियन धरती पर तबाही मचाने आया है। भागो इससे बचकर। ओ, भागो ज्योति। मुझे तेज भागकर तुरंत ही ज्योति से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी तिरंगा बनकर यहाँ वापस लौटना है। तिरंगा को वहाँ पहुँचने में देर लगनी थी, और जितनी देर लगनी थी उतनी ही ज़्यादा यहाँ तबाही मचनी थी। लेकिन ये दिल्ली है, और दिल्ली में तबाही रोकने के लिए सिर्फ तिरंगा ही नहीं, परमाणु भी है। वो ये क्या भला है? और यहाँ कहाँ से आ गई? धड़ाक। अच्छा हुआ जल्दी वो मलबे के ढेर में बदल गया। ओ, और एलियन एक बार फिर परमाणु के सामने खड़ा था, परमाणु के पैरों को उखाड़ने के लिए। वह गुस्से में अपने वारों को इधर उधर छोड़ रहा है। मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि वह किसी भी समय अपने वारों का मुंह मेरी तरफ मोड़ सकता है। ओ, बचो परमाणु। ओ नो, इधर उधर फेंकेगा उसके सारे वार रिफ्लेक्ट होकर मुझे निशाना बनाने आ पहुंचे थे। तुमने मुझे बचा लिया तिरंगा, एक बार फिर धन्यवाद। यह समय धन्यवाद का नहीं, अपना बचाव करने का है, और उस एलियन को बर्बाद करने का है। मैं एक बार फिर इसे अपनी परमाणु रस्सियों में फंसाता हूँ। नहीं फंसा। काश मैं इस पर परमाणु छल्ले छोड़ पाता, जो नहीं कर सकते। उसके बारे में मत सोचो, कुछ और सोचो। मैं उस पर बिजली के तार गिराता हूँ। ओह, हाई वोल्टेज करंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। करंट ने उसे हड़बड़ा ज़रूर दिया है। यही मौका है कि इसके शरीर के कमज़ोर भाग पर वार करूँ, और वह कमज़ोर भाग मुझे इसका ये शीशा लग रहा है, जो शायद इसके देखने के भी काम आ रहा है। मेरा सोचना सही निकला, यह शीशे को बचा रहा है। इसका मतलब ये वाकई में इसके शरीर का कमज़ोर भाग है। उफ, धड़ाक। अगले ही क्षण तिरंगा एलियन के एक अनोखे वार में फंस गया, और ओनो, एलियन के उस रॉकेट ने तिरंगा को अपने साथ कस लिया है, और अब वह उसे लेकर तेजी से ऊपर की तरफ उड़ता जा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। ऊपर की तरफ? ओनो, तिरंगा को तो वो रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ ले जा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। ओह, इसकी गति तो बहुत तेज़ है, ये तो रुक ही नहीं रहा। मुझे इसे जल्दी रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो जिस गति से ये ऊपर जा रहा है उससे वातावरण में पैदा होने वाली रगड़ की गर्मी तिरंगा के शरीर को जलाकर राख कर देगी। लेकिन जब इस रॉकेट की सुपर गति के सामने मेरी एक नहीं चल रही, तो मैं इसे रोक कैसे पाऊंगा? एक रास्ता है, रॉकेट से फिट इस बैटरी को अलग कर देने का। परमाणु की उस प्रतिक्रिया ने एक सुखद परिणाम निकाला। चिंता मत करना तिरंगा, ये रॉकेट अब तुम्हें लेकर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ये कमाल कैसे हुआ? रॉकेट के संबंध में हमारी पृथ्वी के सभी वैज्ञानिकों की एक ही पद्धति है। उसमें एक फ्यूल टैंक ऊपर जाने की ऊर्जा प्रदान करने के लिए भरा हुआ होता है, एक नीचे आने के लिए भरा होता है। एक फ्यूल सिर्फ ऊपर ले जाता है और एक सिर्फ नीचे लाता है। संयोग की बात है कि एलियन का रॉकेट भी हमारी वैज्ञानिक पद्धति से ही बना हुआ है। फ़र्क यह है कि इसमें फ्यूल टैंक की जगह पावर बैटरियाँ लगी हुई हैं। लेकिन इस रॉकेट को ऊपर ले जाने वाली पावर बैटरी को मैंने नष्ट कर दिया। इसी के साथ नीचे ले जाने वाली बैटरी ने कार्य करना आरंभ कर दिया।
इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। एलियन के इसी रॉकेट की मदद से मैंने एलियन से निपटने का उपाय सोच लिया है, लेकिन उस उपाय पर तभी काम किया जा सकता है जब मुझे इस रॉकेट से अलग कर दिया जाए। ये काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उम्मीद है कि इसे मेरे ये परमाणु छल्ले अंजाम दे देंगे। आकाश में होने की वजह से जिन्हें मैं छोड़ने के लिए आज़ाद हूँ। जल्दी करो परमाणु, अब ज़मीन हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। बस काम बस वही समझो, हो गया। अब अब तुम्हें इस रॉकेट को नियंत्रित करना है उस एलियन की तरफ, और इस बात का ध्यान रखना है कि उस एलियन के चेहरे का शीशा इसका निशाना बने। समझ गया, ऐसा ही होगा। वैसा ही हुआ। और उसके बाद जो हुआ वो ठीक वैसा ही हुआ जैसा तिरंगा ने सोचा था। एलियन धराशायी हो गया। हमने एक परग्रही को चित कर दिया, और ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध करके पता लगा सकते हैं कि ये किस ग्रह से आया था। लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। ये सिर्फ एक खोल साबित हुआ है, एक ऐसा खोल जिसे किसी एलियन ने पहन रखा था या किसी और ने। इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, एक लंबी खोज करके शायद कुछ पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इस खेल में हमें थोड़ी राख मिली है। वैसे एक बात पक्की है, यह खोल जिस धातु का बना हुआ है वह इस पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। हमें इस धातु की जांच करनी है कि वह ब्रह्मांड के किस कोने में पाई जाती है। अचानक परमाणु चौंक पड़ा। ओह, क्या हुआ वो परमाणु? खतरा, एक बहुत बड़ा खतरा। मेरा निर्माता मुझे उस खतरे से आगाह कर रहा है। मुझे उससे निपटने जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वह खतरा आकाश की अनंत ऊंचाइयों में मौजूद है। अद्भुत था वह खतरा। ओह, दूसरे ग्रह की उड़न तश्तरियाँ पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई। मुझे इन्हें रोकना होगा। ओह, जैसे ही मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, वैसे ही इन्होंने मुझ पर हमला बोल दिया। इसका मतलब इनके इरादे अच्छे नहीं। ये पृथ्वी पर हमला करके उसे खत्म करना चाहती हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझ पर पृथ्वी की रक्षा का दायित्व है। परमाणु ने परमाणु छल्लों का तूफान चला दिया वहाँ। धरती की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को उस तूफान ने अपने आगोश में समेट लिया। ब्रूम ब्रूम। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, परमाणु ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रूम ब्रूम। ओह, मेरे ढेरों परमाणु छल्लों और उड़न तस्त्रियों के फूटने से यहाँ ज़बरदस्त एटॉमिक रिएक्शन शुरू हो गया है। मुझे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शन मुझको भी अपनी चपेट में ले लेगा। ब्रूम ब्रूम। ओह, पीछे ज़बरदस्त एटॉमिक धमाके होने शुरू हो गए। शुक्र है ये धमाके पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में हो रहे हैं, नहीं तो ये पृथ्वी के बड़े भाग को तबाह करके रख देते। परमाणु ने पृथ्वी को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। कुछ पृथ्वीवासियों को छोड़कर ये बात किसी को मालूम भी नहीं थी, और बाकी पृथ्वीवासी ये सब जान भी नहीं पाते। अगर उनका इस आश्चर्य से सामना नहीं होता तो। आपके ग्रह के एक वासी परमाणु की वजह से सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद बिलो का नामक एक ग्रह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड न्यायाधीशों ने अपनी जांच में परमाणु नामक पृथ्वीवासी को कसूरवार पाया है। परमाणु ब्रह्मांड का अपराधी है। उस पर ब्रह्मांड की अदालत में मुकदमा चलेगा। इसके लिए ब्रह्मांड अदालत का एक यान कल रात पृथ्वी के दिल्ली शहर में परमाणु को गिरफ्तार करने पहुंचेगा। पृथ्वी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभालने वालों को आदेश दिया जाता है कि परमाणु को ब्रह्मांड अदालत के रक्षकों के हाथों सौंप दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह ब्रह्मांड अदालत के आदेश का उल्लंघन होगा, जिसकी सज़ा के रूप में पृथ्वी को हर तरफ से घेरे खड़े ब्रह्मांड अदालत के यान पृथ्वी को समाप्त कर डालेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें अभी भी शक क्यों है, जबकि तुम रहस्यमय ब्रह्मांड न्यायाधीश की आवाज़ अपने कानों से सुन रहे हो। और क्या ऐसा हो सकता है? अंतरिक्ष में पृथ्वी को घेरे खड़े सैनिक सैकड़ों यानों को अपनी आंखों से देख रहे हो। ये सब किसी की चाल भी तो हो सकती है। अगर बात पृथ्वी के ही किसी दृश्य की होती तो हम ये बात मान भी लेते, लेकिन इस समय हम जो देख रहे हैं उसे हमारे वो सैटेलाइट दिखा रहे हैं जो सैकड़ों मील ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद है। कोई उन सैटेलाइट से भी खिलवाड़ कर सकता है। ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें परमाणु को उनके हवाले कर देना चाहिए, अगर हम पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो। क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ब्रह्मांड अदालत वाले हम पर हमला करने के लिए जिस जगह मौजूद है वहाँ पहुँचने के लिए हमें कई वर्ष लग जाएंगे, जबकि हमारे पास केवल एक दिन का है। और वैसे भी हमारा उनसे मुकाबला करने को कोई औचित्य नहीं है। अगर परमाणु ने अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। हमें उसे ब्रह्मांड अदालत में भेजना ही चाहिए। हम एक परमाणु के लिए पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते। चीफ जस्टिस साहब सही कह रहे हैं। अगर वाकई में कोई ब्रह्मांड की अदालत है तो मैं उसमें हाजिर होऊंगा। परमाणु की इस स्वीकृति ने परमाणु के चाहने वालों के कलेजे हिला दिए। हे ईश्वर, ये हमारे सुपर हीरो परमाणु को क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। या अल्लाह, हमारे परमाणु को इस कुफर से बचा। हे भगवान, ये सब किसी की चाल हो, सब कुछ एक धोखा साबित हो। लेकिन वह सब न किसी की चाल थी और न कोई धोखा। ये बात जल्दी साबित हो गई जब ब्रह्मांड अदालत का यान अपने उस अपराधी को लेने पहुंचा, जो था परमाणु। जल्दी ही ब्रह्मांड अदालत में ब्रह्मांड न्यायाधीशों के सामने मौजूद था परमाणु।
यह ब्रह्मांड अदालत तुम्हें मृत्यु दंड सुनाती है। परमाणु ने विरोध नहीं किया। परमाणु विरोध करने की स्थिति में था भी नहीं, लेकिन फिर भी परमाणु के मृत्युदंड का विरोध हुआ। अंतरिक्ष में लगी ब्रह्मांड अदालत में परमाणु के मृत्युदंड का विरोध करने वाला ये कौन था? कौन हो तुम? वह जिसे अन्याय पसंद नहीं, न पृथ्वी की अदालत में और न ब्रह्मांड की अदालत में। परमाणु के साथ इसे भी खत्म कर दो था। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी को पृथ्वी के हर हथियार से सुरक्षित बनाया गया है, और ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा जीवन मिला ही नहीं जो उस बॉडी की काट बना सके। इस लड़ाई में तुम्हें भी मेरा साथ देना चाहिए परमाणु। अपने मददगार की इस हरकत को देखकर हतप्रभ रह गया परमाणु। ज़्यादा देर उस स्थिति में खड़ा नहीं रह सका। तुरंत ही अपने मददगार के साथ लड़ाई में शामिल हो गया परमाणु, और जल्दी ही दोनों ने पासा पलट दिया। ओह, अब हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। भागो यहाँ से। कहाँ भागे जा रहे हो? रास्ता साफ नहीं है। कौन, आखिर कौन हो तुम? कमाल है, तुम ही मुझे नहीं पहचानते DRJ, जबकि तुम ही मुझे पता नहीं किस ग्रह से पकड़ कर लाए थे। खैर छोड़ो, तुम ही बताओ, इसे रतन डागा आखिर तुम्हारे कहने पर ही तो इसने मेरे अस्तित्व का निर्माण किया था। DRJ, रतन डागा? ओह, मैं पहचान गया तुम्हें। तुम हो तिरंगा। वाह, तुम यहाँ इस रूप में कैसे? बताता हूँ। पहले से दोबारा अपने चेहरे पर लगा लूँ, क्योंकि यहाँ का वातावरण मेरे लिए अनुकूल नहीं है। जिस समय हम दोनों परग्रही के इस खोल की जांच करवाने के लिए साइंस लैब में मौजूद थे, मुझे उसी समय यह शक हो रहा था कि इस खोल को पहनकर जो हमसे टकराया था वह कोई परग्रही नहीं, या बल्कि कोई अत्याधुनिक रोबोट था। और ये शक मुझे तब हुआ जब तुमने मुझे बताया कि मुझे आकाशगंगा की ऊंचाइयों में ले जाने वाला रॉकेट उसी पद्धति से बना है जिससे पृथ्वी पर अन्य रॉकेट बनते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे इस बारे में बात कर पाता, तुम पृथ्वी की रक्षा करने निकल चुके थे। तब तुम्हारे जाने के बाद मैंने साइंस लैब के वैज्ञानिकों से उस खोल का रिजल्ट जल्दी निकालने की रिक्वेस्ट की, तो परिणाम जल्दी सामने आया। राख की जांच करने से पता चला कि वह ऐसी धातु थी जिससे अत्याधुनिक रोबोट तैयार किए जाते हैं। मैं समझ गया कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उस समय तो ये बात पक्की ही हो गई जब ब्रह्मांड न्यायाधीशों की घोषणा सारी दुनिया में प्रसारित हुई। वह सब सुनकर मैं तुरंत ही षड्यंत्रों की परतों को खोलने में सक्रिय हो उठा, और इसके लिए मैंने सबसे पहले उस कंसल बिल्डर्स को पकड़ा जिसने तुम पर बैन लगवाया था। उससे मुझे पता चला, मुझे ये सब करने के लिए रतन डागा ने कहा था। फिर मैंने ऐसे आदमी की तलाश शुरू की जो परग्रही को ज़मीन पर ला सकने का एकदम वास्तविक ड्रामा रच सकता था। जल्दी ही ऐसे आदमी के रूप में एक नाम सामने आया, DRJ, यानी ढूंढते रह जाओगे। अब मेरे सामने सारा षड्यंत्र शीशे की तरह साफ था। रतन टागा DRJ की मदद से तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन इसके बाद भी मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं ब्रह्मांड न्यायाधीशों और ब्रह्मांड अदालत की पोल भी खोलना चाहता था, और ऐसा करने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा साधन था साइंस लैब में रखा ये खोल। चूंकि इसमें परग्रही के हिसाब से सारी सुविधा थी, इसलिए मैं इसकी सहायता से उड़ता हुआ ब्रह्मांड अदालत के यान का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा। और हाँ, इस खेल में एक सैटेलाइट वीडियो कैमरा फिट करके मैं इसका भी इंतज़ाम करके आया कि यहाँ जो हो रहा है उसे सारी दुनिया देखे। दुनिया सब कुछ देख और जान चुकी है। चलो, अब तुम दोनों की किस्मत का फैसला दुनिया की अदालत में ही होगा। तुमने DRJ का सारा खेल खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम DRJ को अपनी मर्जी के बिना कहीं भी ले जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना आज होगा। ओह, DRJ रतन टागा के साथ इजेक्ट हो गया। हमें उसे रोकना होगा। नहीं रोक सकते। अब तो वह गहरे अंतरिक्ष में ऐसे गायब हो गया होगा कि हम सारी उम्र उसे ढूंढते रह जाएंगे। अब तिरंगा और परमाणु के पास वापस लौटने के जवा और चारा ही क्या था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक ड्रीम किलर में। तब तक के लिए धन्यवाद।